चलिए बच्चों, देखते हैं यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री ऑफ मिडिवल की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ सभी देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, जिसमें हम लोग ऑप्शनल की भी बात भी करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, तो यहाँ पे इन चीज़ों की भी हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, जो ऑप्शनल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत, तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फटाफट देखिएगा। गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मामलुक वंश भी बोलते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो खिलजी वंश की बात करेंगे। यहाँ पर खिलजी वंश दूसरा है हमारे पास तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश और फिर है लोधी वंश। लोधी वंश कौन थे? तो भाई प्रथम अफगान शासक थे और सल्तनत कालीन शासन प्रशासन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो सारे बच्चे यहाँ पर देखें, जो हमारे पास एक डायनेस्टी है, एक दिल्ली सल्तनत की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला पहली एक डायनेस्टी बनी, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उन पांचों लोगों के बारे में, चाहे वो गुलाम वंश हो, ठीक है, चाहे वो खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे सैयद वंश हो या लोधी वंश हो, तो इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले उनकी पूरी हम एक जीवनी जान लेते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत हमारा कब से चला है। तो दिल्ली सल्तनत बेटा हमारा 1206 से लेकर 1526 तक चलने वाली एक डायनेस्टी थी। 1526 तक चलने वाली एक डायनेस्टी थी, एक सल्तनत थी। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। गुलाम वंश, ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला। गुलाम वंश, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गुलाम वंश में कुतबी वंश जो स्टार्ट हुआ है, कुतबी वंश, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ध्यान दें कुतबी वंश के बारे में थोड़ा सा, तो कुतबी वंश क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। कुतबी वंश, तो देखिए भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, इसके बारे में डिटेल सहित तो हम लोग पढ़ेंगे, सारी एक एक चीज़ पढ़ेंगे, उसमें कतई घबराने की जरूरत नहीं है। फटाफट अंदाज में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बिना देर किए हुए। कोई भी बकवास चीज़ नहीं आएगी आपके सामने, बस फटाफट केवल डेटा आएगा, और डेटा में ज़्यादा कहानी नहीं, केवल फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, आपको खुद ही पता है कि भाई एक मोहम्मद गोरी का एक सिपा सलार था, या कह सकते हो एक ऐसा असिस्टेंट था जो कहीं ना कहीं उसकी रक्षा में लगा हुआ रहता था। अब यहाँ पर देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन है, ठीक है, ये सब गुलाम डायनेस्टी है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे गुलाम हैं जो कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी के गुलाम हुआ करते थे। तो 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा, जो चौगान खेलते हुए उसकी डेथ हो गई। उसके बाद आराम शाह केवल 8 माह के लिए बैठा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम कर रहा था, जिसकी वजह से शमशी वंश की एक नई स्टार्टिंग हुई। शमशी वंश को चलाने वाला या शमशी वंश की स्थापना करने वाला बच्चों कौन था, तो वो था इल्तुतमिश का जो शासन है 1210 से लेकर 1236 तक रहा। 1210 से 1236 तक रहा, और इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिसने अपने कहीं ना कहीं जीवन काल में ही रजिया सुल्तान, जो उनकी एक लड़की थी, और कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो पूरे एक दिल्ली सल्तनत में पहली एक महिला सुल्तान थी जिसको घोषित कर दिया था। पर कई सारे लोगों ने, कई सारे अमीरों ने, या कई सारे जो अमीर लोग थे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उन्होंने किसको बना दिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। पर ये ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके बाद रजिया सुल्ताना ने यहाँ पे शासन किया। पर अगर रजिया सुल्ताना के बारे में बात करते हैं तो इनका भी शासनकाल ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। जिसके बाद अगर देखा जाए 1290 से एक दूसरा शासनकाल स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं खिलजी बच्चों खिलजी वंश का जो सबसे पहला शासक था वो था बेटा आपका जलालुद्दीन खिलजी आपने नाम सुना होगा, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा। क्योंकि
कहीं ना कहीं इसका जो भतीजा था या जो दामाद भी कह सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसकी डेथ कर दी, मतलब मार दिया। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल स्टार्ट हुआ, जो आपका 1296 से लेकर 1316 तक शासनकाल दिखा। 1316 तक शासनकाल दिखा। उसके बाद इसका एक काफ़ी कह सकते हैं क्लोज, ठीक है, मलिक कफूर था। मलिक कफूर का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि उसका एक नाम भी था 1000 दिनारी, ठीक है, वो जिसको खरीदा गया था। तो उसने कहीं ना कहीं खुद शासन न करते हुए शिहाबुद्दीन उमर को बैठाला 1316 में, जो केवल 35 दिन के लिए बैठा था, ठीक है। उसके बाद कौन बैठा? 1316 से लेकर 1320 तक कुतुबुद्दीन मुबारक बैठा, ठीक है। इसने भी केवल 4 साल तक शासन किया। उसके बाद आता है नसीरुद्दीन खुसरो का जो शासनकाल था वो 1320 तक ही था, 1320 में ही कुछ महीनों तक था। पर उसके बाद क्या हुआ, एक सबसे ज़्यादा चलने वाला अगर शासनकाल की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा चलने वाला जो शासनकाल था वो था तुगलक वंश। जो सबसे ज़्यादा चलने वाला शासनकाल था तुगलक वंश, जिसको हम 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक मानते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा चलने वाला शासनकाल था, ठीक है। 1320 से लेकर 1325 तक, मतलब केवल 5 साल तक अगर हम लोग बात करें तो 5 साल तक गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया। जिसके बाद कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक का शासन स्टार्ट हुआ 1325 से लेकर 1351 तक, जो कहीं ना कहीं सबसे पढ़ा लिखा शासक था। बट इसके बारे में लोग कहते थे कि भाई कहीं ना कहीं जनता को परेशान करने वाला एक शासक था, जिसको कुछ लोग बुद्धिमान शासक नहीं मानते थे। कुछ लोग इसको पागल भी बोलते थे। कुछ लोग बोलते थे कि इसके जो भी बनाई गई पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं 5 पॉलिसी फेल हो गई। राजधानी चाहे स्थानांतरण हो, चाहे युद्ध की बात करी गई हो, इसके बारे में हम लोग कई सारी बातें करते हैं, आगे बात करेंगे। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसके लिए आप खुद ही देखते होंगे, चाहे फिरोजाबाद देख लो, चाहे तो फिरोज शाह कोटला देख लो, बहुत सारे स्टेडियम इसके नाम से पाए जाते हैं। 1351 से 1388 तक इसका शासन रहा। इसने बहुत सारे सिंचाई वाली नहरें और बहुत सारे बगीचों का निर्माण भी कराया। उसके बाद आ जाते हैं नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो लास्ट शासक था। 1398 में ही इसका शासनकाल रहा और यहीं पे इसकी समाप्ति भी हो गई। उसके बाद आता है बच्चों सैयद वंश का मेन संस्थापक कौन था? और ये काफ़ी छोटा शासनकाल था, 1400 लेकर 1451 तक। इसका जो संस्थापक था वो था खिज्र खां सैयद, क्योंकि जो आक्रमणकारी आया था उसने इसको शासन पर बैठाल के चला गया था। तो 1414 ईस्वी में खिज्र खां का शासन रहा और उसके बाद जो शासनकाल रहा वो मुबारक शाह का रहा 1421 में, ठीक है। तो इन लोगों के शासनकाल कुछ ज़्यादा नहीं रहे। अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल 1398 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो फर्स्ट अफगानी शासन था वो था बेटा कौन सा? तो वो लोदी वंश का शासन था। लोदी वंश जो सबसे पहले अफगानी वंश का शासन बोला जाता है, 1451 से लेकर 1526, क्योंकि 1526 के बाद ही अगर देखा जाए तो मुगल डायनेस्टी की स्टार्ट होगी, जिसका सबसे पहला संस्थापक बाबर माना जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। बहलोल लोदी का जो शासनकाल था वो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक था। उसके बाद कौन? सिकंदर लोदी बैठा। सिकंदर लोदी का जो शासन था 1489 से 1517 था। और जो इब्राहिम लोदी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका राणा सांगा से भी युद्ध हुआ और बाबर से भी युद्ध हुआ 1517 से 1526 तक। तो ये जो पानीपत के युद्ध हुए जो कहीं ना कहीं निर्णायक रहे और उसके बाद मुगल डायनेस्टी की स्टार्ट हुई। मुगल डायनेस्टी की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहला संस्थापक बाबर था। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं था। हुमायूं के बाद कौन था? अकबर था। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद कुतुबुद्दीन। और शाहजहां के बाद अगर आप देखें तो सबसे खूंखार कौन था? आप खुद ही जानते हैं, जो टोपियाँ सिलता था उनका क्या नाम था? ठीक है, औरंगजेब के बाद ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मुगल डायनेस्टी का अंत हुआ और एक कहीं ना कहीं एक न्यू पुनर्जागरण, एक अगर देखा जाए एक मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग हम लोग मानते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, फटाफट जानेंगे, कोई बिना देर किए हुए। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं
तो ये तो हम लोग उसकी बात कर रहे थे, खिलजी वंश और तुगलक वंश की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ लोग अभी बचे हुए हैं 1240 से 1242। तो 1240 और 1242 में जो इसके बाद के लोग बचे हुए थे वो थे मुइजुद्दीन बहराम शाह, 1240 से 1242 तक था। अलाउद्दीन मशहूद शाह 1242 से 1246 तक बैठा। नसीरुद्दीन महमूद कौन था, 1246 से 1266 तक बैठा। फिर उसके बाद एक शासन स्टार्ट हुआ बलबन, जिसने कहीं ना कहीं चालीसा दल को ख़त्म भी किया था, आपको पता ही होगा चालीसा दल। तो गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल था वो 1266 से लेकर 1287 तक चला। उसके बाद कैकूबाद बैठा, जो ज़्यादा दिन तक नहीं बैठा, 1287 से 1290 तक बैठा। और लास्ट में उसका एक भांजा था क्यूमर्स, जो केवल 1290 में ही रहा। इसके बाद ही शासनकाल आपको पता है तुगलक वंश की स्टार्टिंग हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन के जो मुख्य शासक थे। भारत में जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम था, जिसको आपको पता ही है 712-13 ईस्वी में भारत आया और कहीं ना कहीं बहुत सारा कत्लेआम मचा के वापस चला गया था। ठीक है, वापस चला गया था। दाहिर, जो राजा एक दाहिर हिंदू शासक था, उसको हरा कर वापस चला गया। पर कहीं ना कहीं जो दाहिर की जो लड़कियों को उठा के ले गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बगदाद के एक खलीफा थे, किसी न किसी तरह से मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है, मरवा दिया था, फांसी हो गई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो मैंने एक छोटी सी कहानी आपको बता दी। उसके बाद महमूद गजनवी का नाम आता है, जिसने आपने देखा होगा भारत पे टोटल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें सोमनाथ का आक्रमण सबसे ज़्यादा फेमस है। और तीसरा अगर आप देखें तो तीसरा आपका नाम आता है तैमूर लंग। तीसरा क्या नाम आता है, तैमूर लंग। लंग का मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पैर से लंगड़ा था, ठीक है। पर ये पहला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। दूसरा कौन था, महमूद गजनवी था। तीसरा कौन था, तैमूर लंग था, ठीक है। काफ़ी सारे खूंखार लोग थे जिनका कोई मकसद नहीं था भारत में शासन करना, केवल लूटना था, ठीक है। क्योंकि भारत में इन्होंने कहीं ना कहीं सुन रखा था कि भारत बहुत ही एक अमीर देश है और यहाँ पे सोने चांदी का ज़्यादा पहनावा होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी नज़र थी भारत के सोने चांदी पे। और कहीं ना कहीं ये देखे जाएं तो बुत सिकिन थे। बुत सिकिन का मतलब होता है मंदिरों को तोड़ने वाले ये शासक थे। अगर हम बात करें फिर कुतुबी वंश, जब मोहम्मद गोरी वापस गया था तो कहीं ना कहीं उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सल्तनत दे के गया था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहीं ना कहीं जब पृथ्वीराज चौहान के साथ वार हुई थी तो उसने बचाया था, जिसका इनाम कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी जो शासनकाल स्टार्ट था कोई ना कोई ज़्यादा नहीं चला, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। दूसरा उसके बाद कौन आया, दूसरा उसके बाद आराम शाह बैठा। दूसरा उसके बाद कौन बैठा था, आराम शाह। फिर उसके बाद क्या हुआ, आराम शाह ज़्यादा दिन नहीं बैठा, तो उसके बाद फिर कौन आया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश बैठा। और शमसुद्दीन ने अपने जीवन के समय में ही रजिया सुल्ताना को कहीं ना कहीं सुल्तान घोषित कर दिया था। पर कहीं ना कहीं जो चालीसा दल था उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठाल दिया, जो कहीं ना कहीं अयोग्य घोषित हुआ, जिसकी वजह से रजिया सुल्ताना को बैठाला गया। पर अमीरों का देखा जाए, जो उस समय के लोग थे कहीं ना कहीं एक फीमेल के शासन के तहत काम नहीं करना चाहते थे। तो रजिया सुल्ताना को कहीं ना कहीं शासन करना काफ़ी कठिन हो गया और बाद में कहीं ना कहीं अल्तुनिया से शादी करनी पड़ी। और अल्तुनिया से शादी करने के बाद अपने भाई से ही युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह जब रजिया सुल्ताना को हटा देगा तो मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह बना, फिर नसीरुद्दीन महमूद बना। तो ये सब कहीं ना कहीं अगर देखे जाएं तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चल रहे थे, जिसको जो शासनकाल कौन सा था, शमसी वंश था। तो इल्तुतमिश ने ही शमसी वंश का शासन स्टार्ट किया, शमसी वंश का शासनकाल स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे चित्र आपके सामने हैं, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह, नसीरुद्दीन, ये सारे नाम आपको देखने हैं। फिर उसके बाद इनके बाद कौन बैठा, बलबन, जिसने अपना वंश स्टार्ट किया, बलबनी वंश। इसने ही क्या किया था, चालीसा दल का हनन किया था और ख़त्म करके
पूरी तरह से सिजदा और पाबोस जैसी चीज़ें लाई और गयासुद्दीन बलबन ने अपना शासन स्टार्ट किया। गयासुद्दीन बलबन के बाद जो शासनकाल संभाला वो कैकूबाद ने संभाला, इसने ज़्यादा नहीं संभाला था। फिर इसके बाद इसका जो भांजा था बहुत ही छोटा था, जो कहीं ना कहीं 1 साल भी शासनकाल संभाल नहीं पाया। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन के बाद कौन है? कैकूबाद है। कैकूबाद के बाद कौन है? क्यूमर्स है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है, फटाफट ध्यान रखनी है। बाकी फिर हम इनको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो फिर उसके बाद कौन सा शासनकाल स्टार्ट हुआ? खिलजी वंश। इसके बाद कौन सा शासनकाल स्टार्ट हुआ? खिलजी वंश स्टार्ट हुआ था। खिलजी वंश के बारे में भी अगर हम जानते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं इसका एक संस्थापक था, बट कहीं ना कहीं एक बहुत ही खतरनाक, चाहे वो आप भतीजा समझो चाहे उसका दामाद समझो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारकर एक शासन स्टार्ट किया और काफ़ी दिन तक शासन किया और कहीं ना कहीं कुछ अपने राज्य का विस्तार भी किया। तो उसके बाद कौन बना? नसीरुद्दीन खुसरो खां ने शासन किया, जो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तुगलक वंश, ठीक है, मिडवल हिस्ट्री में ही जो तीसरा वंश था वो था तुगलक डायनेस्टी की बच्चों हम लोग बात करें, तुगलक डायनेस्टी का जो सबसे पहला संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। वो कौन सा था बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन सा था बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसके बाद फिर कौन बैठा? इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक था। कहीं ना कहीं सबसे पढ़ा लिखा अगर देखा जाए दिल्ली डायनेस्टी में या तुगलक वंश में सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा योग्य माना जाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। पर इसकी कुछ पॉलिसियों की वजह से, ही जनता काफ़ी खफा रहती थी, क्योंकि इसके कई सारे, चाहे खुरासान अभियान हो, चाहे वो अपनी राजधानी का कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना हो, कई सारी चीज़ें दिक्कतें आईं। ठीक है, उसके बाद कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। ये भी काफ़ी काबिल माना जाता है क्योंकि इसने कई सारे सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, कई सारे बगीचे बनवाए, कई सारी चीज़ों का निर्माण का नाम माना जाता है। पर काफ़ी ये कट्टर था ये। ठीक है, उसके बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ये भी कहीं ना कहीं तुगलक वंश का लास्ट शासक के रूप में उभरा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सैयद वंश, क्योंकि उसी समय कुछ ऐसे आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ जिसकी वजह से इसको अपना राज्य छोड़ना पड़ा और उसके बाद सैयद वंश स्टार्ट हुआ। सैयद वंश का जो मेन संस्थापक था बच्चों, वो कौन था बच्चों? खिज्र खां था। सैयद वंश का मेन संस्थापक कौन था? तो वो बच्चों खिज्र खां शासक था। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह बैठा। खिज्र खां के बाद कौन बच्चों बैठा? तो मुबारक शाह बैठा। याद करते रहिएगा कि सैयद वंश में पहले कौन बैठा? तो खिज्र खां बैठा था। दूसरा कौन बैठा? तो मुबारक शाह बैठा था। तीसरा कौन बैठा? तो मोहम्मद शाह बैठा था। और चौथा कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह बैठा। तो ऐसे ही सारे चीज़ों का नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो एक लास्ट डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है, वो है आपकी लोदी वंश। अगर लोदी वंश का जो मेन संस्थापक है वो है बहलोल लोदी। ठीक है, तो ये पहला अफगानी वंश भी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? अफगानी वंश भी बोला जाता है। कौन सा वंश बोला जाता है? अफगानी वंश बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें तो मेन आता है दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो पहला जो मेन संस्थापक था वो बच्चों कौन था? बहलोल लोदी था। दूसरा कौन था? तो दूसरा बच्चों यहाँ पर सिकंदर लोदी था। और तीसरा कौन सा था? यहाँ पे इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ पानीपत का युद्ध भी हुआ, राणा सांगा का भी युद्ध हुआ और कहीं ना कहीं बाबर के साथ एक निर्णायक फैसला हुआ, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक नई इस्लामिक डायनेस्टी का उदय हुआ, एक मुगल सल्तनत का उदय हुआ, जिसका संस्थापक हम लोग बाबर को बोलते हैं। जिसका संस्थापक हम किसको बोलते हैं बच्चों? जिसका संस्थापक हम लोग कहीं ना कहीं बाबर को बोलते हैं। ठीक है, तो एक अगर हम देखें तो एक मिडवल हिस्ट्री का मैंने बहुत जोरदार और कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक अंदाज में जल्दी सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। जो पांचों डायनेस्टी थी, चाहे वो मामलुक वंश हो, चाहे गुलाम वंश की बात कर रहे हो, चाहे हम खिलजी वंश की बात कर रहे हो, तीसरे पे हमारे पास क्या आ जाएगा?
तुगलक वंश आ जाएगा, चौथे पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सैयद वंश आ जाएगा, और पांचवा हमारा लोधी वंश है। ठीक है, तो ये टोटल आपने चीज़ें जान ली। जो सेकंड और दूसरी क्लास होगी उससे कहीं कहीं ना हम लोग डिटेल जानेंगे इसी मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शनल के लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी जानकारी हमने दी है। इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप समझेंगे। तो ऐसी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आशीर्वाद आईएएस, जिसमें हम कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे और हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा कि कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी किसी न किसी सिविल प्रोसेस में आप लग जाएं और देश का भला करें। तब तक के लिए धन्यवाद।